नमस्कार, जोहार। और इस वक्त आप देख रहे हैं झार न्यूज खोरठा। इस वक्त हम आप पहुँचे हैं झारखंड की राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिला में, जहां एक ऐसे नायाब शख्स से मुलाकात हुई है जिन्हें पूरे भारत में एक तरह से ऐसे कहें तो क्षेत्रीय भाषा के कवि के रूप में जाना जाता है। और ऐसा क्यों, कौन है ये व्यक्ति, आइए इनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में और उन रचनाओं के बारे में जिनसे इन्होंने उलगुलान छेड़ा। कैसा उलगुलान, वो भी इन्हीं से जानेंगे। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं आपकी पद्मश्री से विभूषित श्री मधु मंसूरी हंसमुख जी से। आइए, सबसे पहले नमस्कार, आपको जोहार। जोहार जोहार, नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे, खासकर आपको 2020 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी रही? बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी। मैं सबसे पहला अपना गुरु पिताजी को मानता हूँ और उससे भी बड़ा गुरु प्रकृति को मानता हूँ। और जो झारखंड समाज में पर्व त्यौहार है, करम, जितिया, तीज, बहुत सारा त्यौहार है, होली, दिवाली, ये भी मेरे गुरु है। समाज में जो शादी की संस्कार है, शादी की परंपरा, उसको आप गहराई से अध्ययन कीजिएगा तो उसमें अनेक सारी बात ऐसा आपको मिलेगा जो मन को भावुक कर देगा, आनंद भी करेगा। विदाई का टाइम है जो आपको बिल्कुल रुला देगा, और परीक्षण का टाइम है वो आपको खुशी भर देगा। इस तरह हंसी और खुशी से भरा हुआ है। ये सबको हम अपनी गुरु मान के चला और उसमें लीन रहा। इसी तरह बात को लेके मैं 2 अगस्त 1956 ईस्वी में, जब मेरी उम्र मात्र 8.5 साल था, लोगों ने मुझे मंच में लाया और आज भी मैं मंच में हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में लोक संगीत के क्षेत्र में 9,754 स्टेज में गीत गाया। अपनी जीवन में हमने नागपुरी क्षेत्र में 300 गीत लिखा। अब मैं प्रयास करूं कि वही गीत लिखूं जिससे झारखंडी समाज या अन्य समाज लाइक के, मैं वही लिखा भी। तो इन्हीं सारे बातों को लेके मुझको ये सम्मान मिला। जब मेरी उम्र 15-16 साल था, किशोर प्रतिभा की खोज हुई थी। बिहार सरकार किशोर प्रतिभा की खोज किया था, तो उसमें हमने एक चयन हुआ, मेरा भी चयन हुआ। पूरे बिहार में हम किशोर प्रतिभा में दौड़ में प्रथम स्थान लाए और पूरे बिहार में हम सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज में प्रथम स्थान लाए। अब पूरे बिहार में हम संगीत में सेकंड स्थान लाए। खासकर आप झारखंड और झारखंडियत की बात करते हैं जी। झारखंड खासकर अगर हम लोग जानते हैं तो अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 को। और अस्तित्व में आने से पहले की भी बात आप करते हैं झारखंड की, जिस समय वो रहा होगा किक्किट प्रदेश, ये सब नाम जब उजागर होता है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारा जो भारतवर्ष है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और मुझे जो याद है, आपका जन्म ठीक 1 साल बाद 1948 में, मतलब कि स्वतंत्र भारत में हुआ। तो उस समय के झारखंड को और अभी के झारखंड को आप कैसे देखते हैं भाई? तब के झारखंड और आज के झारखंड में अंतर तो है। तब स्वयं रांची शहर जो आज जिला है, राजधानी है, वो एक गांव के जैसा था। तो परिवर्तन तो हुआ। इस बात को आप कहेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बोलता हूँ कि रांची एक गांव था और हम भी एक ग्रामीण के जैसा थे। इन्हीं बात को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते गया। एक छोटी सी बात कह देता हूँ कि रांची जिला 1901 ईस्वी में बना। तो जब रांची जिला 1901 ईस्वी में बना तो कुछ दूसरे राज्य से भी पढ़े लिखे विद्वत जन आए। फिर हमारा 3000 गांवों का राजधानी छोटा नागपुर महाराजा रातूगढ़ बना, तो और कुछ लोग आए। इस तरह से रेडियो स्टेशन 1957 में आया, तो कुछ लोग और आए। इस तरह से 1984 ईस्वी में दूरदर्शन आया, तो कुछ और लोग आए। इस तरह से 1957 से लेकर 60 के बीच में HEC आया, एक बार 1 लाख आदमी आए। इसी तरह से CCL आया, तो 1 लाख से अधिक आदमी आए। ऐसा करते करते रांची टाउन की आबादी अब करीब 15 लाख हो गया।
झारखंड में कुल 5 प्रमंडल माने जाते हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जहाँ की जहाँ पे राजधानी रांची भी स्थित है और वहाँ से शायद आप भी बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने झारखंड पे कई सारी कविताएं लिखी हैं और एक उसमें से है कि रांची से लोहरदगा काफ़ी समय पहले से चल रही है ट्रेन और इस ट्रेन को लेकर आपका क्या विचार है और आपने क्या किया उसके लिए? 1911 ईस्वी में रांची से कहिए मूरी से कहिए एक छोटी रेल लाइन चलती थी लोहरदगा, जो 2003 में समाप्त हो गया। वह रेल यहाँ के मजदूरों को अंडमान पहुँचा दिया। वह रेल यहाँ के भोले भाले को अपने ऊपर लोड करके सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, भूटान तमाम पहुँचा दिया। आहिस्ते आहिस्ते चलती थी। जोन जगह चाहे लोग उसका चैनल खींच के उतर जाते थे, जोन जगह चाहे रुकवाते थे, चढ़ जाते थे। ऐसा तो उस बात को मेरे मन में एक कल्पना हुई, जैसे चट्टान में आप बैठते हैं, वो चट्टान थोड़ा ढलाई होता है। मैं एक बार अपनी गांव का गाय बैल चराने गया था, तो मेरा एक गांव में उसी चट्टान था। उसी चट्टान में हम थोड़ा सा एक पत्थर का टुकड़ा लेके चिपटा वाला बैठे और उसी से हम घसर गए। और उसी समय मेरा भावना कल्पना में आया कि गाड़ी लोहरदगा मेल। बस उससे मैं एक बहुत लंबी 6-7 मिनट का एक गीत लिखा, जो गीत मुझे पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। वो है गाड़ी लोहरदगा मेल। सुनना चाहेंगे? नागपुर कर कोरा नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टकाटुकू बन रे पतरा, भर ले खोपा खसी फूल डींडा समय झूला झूल रे लो, भर ले खोपा खसी फूल डींडा समय झूला झूल रे लो। ये गीत तो बहुत लंबी है। आगे ना एक विषय मन में आता है भाई, हमेशा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा दक्षिणी छोटा नागपुर एक प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर एक प्रमंडल है और इसमें ना एक शब्द है छोटा नागपुर। इससे आप क्या समझते हैं और इस पर आपने कौन सी कविता रचना की है? देखिए, इस बात को जानने की बात ये बहुत माने वैदिक काल से ये बात है। संवत 121 ईस्वी में राजा परीक्षित को तक्षकनाग काटा था। तब कलियुग 5000 साल गुजर गया था। तो राजा परीक्षित का बेटा जन्मेंजय सर्पयज्ञ कराया था और मंत्र के प्रभाव में अग्निकुंड में सभी नाग आके जल रहे थे। लेकिन एक नाग इस छोटा नागपुर में था जो यहाँ से पलायन करके चला गया काशी बनारस। क्योंकि मंत्र का प्रभाव काशी बनारस में नहीं पड़ता है। ऐसे वैदिक काल में से वेदों में इस बात की चर्चा है कि शशि समझसी ऐसी परिणाम बसी बाप खसी हेतु ऐसी ऐसी लसी वाराणसी है। चूँकि काशी बनारस शिव जी की त्रिशूल में बसा है, ऐसा मान्यता है। मंत्रों की प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वह नाग वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे कह के यहाँ से पलायन हो गया। अंतराल में वह नाग सांप आदमी का भेष ले लिया। एक ब्राह्मण लड़की से शादी हुआ, बाल बच्चा हो गया, उसका एक बेटा हुआ जिसको राजा मदरा मुंडा के दरबार में पालन हुआ। चूँकि वह नाग असली रूप था, उसने नाग पानी में घुसकर नाग बन गया फिर आदमी से, और उसकी पत्नी सती प्रथा था, जल के भस्म हो गई। तो उसका बच्चा रो रहा था। युधिष्ठिर दुब्बे नाम करके एक ब्राह्मण उस बच्चे को घर ले गया, घर से महाराजा मदरा मुंडा को दे दिया। वही लालन पालन किया, उसका एक बच्चा था। उसी ने नाग वंश का एक राजा उसी लड़का को बनाया जिसका नाम फनी मुकुट राय था। और फनी मुकुट राय अपने शासनकाल में, वो 64 ईस्वी की बात है, वो वही चुटिया में अपनी एक राजधानी बनाया और वहीं से चुटिया नागपुर वो उच्चारण होते होते छोटा नागपुर हो गया। तो इस छोटा नागपुर में ना आपने एक बहुत सुंदर सा गाना बनाया है, वो गाना थोड़ा सा सुनना चाहेंगे? गीत तो मैंने बहुत सा बोला है कि मैं 300 गीत अपने हाथों से लिखा हूँ। नागपुर का कोरा
तो उसी छोटा नागपुर का अंश है, उसी छोटा नागपुर का अंश है। और मैं इसी रंग रूप यहाँ की जो वातावरण है, इसलिए मैं गांव को कहता हूँ कि मैं अपनी गांव नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए हम लोग 2 आदमी मिलकर इस गीत को तैयार किया, जो पूरी दुनिया में यह गीत पहुंच गया, कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। उसका बोल है, अरे गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लाड़ाई छोड़ब नहीं, हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लाड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। तो ये बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाएं, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाएं। से ले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बहुत लंबी है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी रहती है। और ख़ासकर अगर बात करें कि वर्तमान परिदृश्य की, तो आपके जो गाने हैं, आपके जो लिखे गीत हैं, वो कहीं ना कहीं मंचों पर नज़र भी आते हैं, चाहे वो नाटक के बीच में पार्श्व संगीत की भूमिका में नज़र आएँ या फिर किसी अन्य तरह से। और हम लोगों का कहीं ना कहीं ये सौभाग्य है, वर्तमान में जो झारखंड के निवासी हम हैं, हमारा सौभाग्य है कि मधु मंसूरी जी हमारे साथ हैं और आज की तारीख में हमें एंटरटेन करने का प्रयास भी करते हैं। और भारत सरकार ने 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया है, जो कि झारखंड वासियों के लिए भी गर्व की बात है। इसी के साथ हम चलते हैं, विदा लेते हैं, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद, आभार आपका। जय।